जोहार, नमस्कार। बीच बहस में मैं हाजिर हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ चुने हुए विद्वान लोग हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा कभी थी और फिर से उसे पुनर्स्थापित करने की कोशिश, जैसा कि मुझे लगता है, हो रही है और यह कोशिश सार्थक होगी। अगर हम ये माने कि 80 के दशक के बाद का जो दशक है, उसके पहले भी थोड़ा बहुत शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद शिक्षा सिर्फ और सिर्फ रोजगार और नौकरी का साधन बनता चला गया। चाहे वो शिक्षक के काम करने के लिए आए या डॉक्टरी का काम करने के लिए आए, और सब कुछ पश्चिमी ज्ञान परंपरा पर धीरे धीरे बेस्ड होता चला गया। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा का अपना इतिहास, अपना भूगोल सब कुछ रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा से दुनिया के कई मुल्कों में ज्ञान पहुंचा है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें कि हम किसी भी अपने बुजुर्ग के ज्ञान को नकार देते हैं, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो जो कायनात है हमारे बुजुर्गों की दी हुई है और उन्हीं के ज्ञान परंपरा पर आगे बढ़ी। लेकिन बाद में जैसे जैसे बाजार का प्रभाव पड़ता चला गया, वैसे वैसे बाजारीकरण शिक्षा का भी होता चला गया और ज्ञान कहीं पीछे चला गया। अब कहीं पर विदेह की बात नहीं होती है, कहीं मंडन मिश्र नहीं आते हैं, कहीं पर गार्गी की बात नहीं होती है और कहीं पर कई रातों कई दिन तक चर्चा नहीं होती है। नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभ्यता के रूप में हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए था। हमारा ज्ञान यह था कि एक व्यक्ति को संपूर्ण मानव में तब्दील करने का, जो प्रकृति का भी ख्याल रखे, अपने परिवार का भी ख्याल रखे, अपने समाज का भी ख्याल रखे और सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। बाद में धीरे 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 जो व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा खत्म होती चली गई, किताबों में बंद होकर के कहाँ रख दी गई पता ही नहीं चला। अब नए सिरे से भारतीय जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। तो हमारे साथ जो विद्वान हैं उन्हें विद्वानों से सुनते हैं, फिर हमको जो समझ है वो बात हम अपनी करेंगे। पहले परिचय करा दूं मैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा ममता मिंज, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक है। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वर्णलता, जो सहायक प्राध्यापक हैं डोरंडा कॉलेज रांची में। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय झा जी, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रांची के। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या माननी सिन्हा, जो सहायक प्राध्यापक हैं राजनीति शास्त्र संत जेवियर कॉलेज रांची। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। मैं शुरू कहाँ से करूँ? आपसे करूँ? जी बिल्कुल। तो भारतीय ज्ञान परंपरा मैं जो समझ पा रहा हूँ, सिर्फ एक बात संकेत कर रहा हूँ जी आगे बढ़ने के लिए। मैं गया था साहेबगंज। साहेबगंज में एक पेड़ की रक्षा, जो करोड़ों वर्ष पुराना पेड़ है, कई करोड़ वर्ष ट्राइबल्स करते हैं और उसको पूछते हुए करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी यह भी रहा है कि शिव, जिनका वाहन है बैल, नंदी, गरुड़ वाहन है कार्तिक का, चूहा वाहन है गणेश का, और सर्प गले में लपेटे रहते हैं। पार्वती जी का वाहन वाघ है, लेकिन कोई एक दूसरे को खाता नहीं है, कोई एक दूसरे को तंग भी नहीं करता है, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं जी। तो वहाँ से ज्ञान को अगर हम लेकर के आगे बढ़ें वेदों से, उपनिषदों से, तो आज हम कहाँ खड़े हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के परिभाषा के रूप में क्या कहना चाहेंगी आप? समग्र रूप से हम तो भारतीय ज्ञान परंपरा का परिभाषा हम लोग ऐसे बिल्कुल कॉम्पैक्ट बॉक्स में उसको हम नहीं रख सकते हैं उसको, क्योंकि वो काफ़ी समृद्ध है। और अगर हमें इतिहास में जाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि भारत क्या है ये पहले जानना होगा, और फिर उसके बहुत सारे जो फेजेस हैं, उसके जो एरियाज़ हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये हो रही है कि ये जो परंपरा है ज्ञान की,
इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाएगी। तो ये परिभाषा के परे है उसको समझना, और उसके लिए मैं 2 कारण उसका मैं बताती हूँ। एक तो ये है कि बहुत डाइवर्स हमारा कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री होने के चलते डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि सभी कम्युनिटी या जोग्राफिकल एरिया को भी अगर हम देखेंगे तो फिर उसमें भी अलग अलग परंपराएं, ज्ञान की परंपराएं वो विकसित हुई, उसके बाद वो ओरिजिन हुआ, और फिर वो एक तरह से कम्युनिटी उसको ले लिया अपने साथ। और दूसरा जो है कि हमारा अगर इतिहास देखेंगे तो ये वर्ल्ड का काफ़ी यूनिक हिस्ट्री रहा है, क्योंकि वेदों से लेके, जो कि मुझे अगर देखा जाए तो जो ऋग्वेद है वो 1500 BC में आता है, वो वहाँ से लेकर के और वो अभी तक चलते आ रहा है, और उसके बीच में और भी बहुत सारे जुड़ते गए, इतिहास में बहुत सारे ज्ञान की परंपराएं वो जुड़ती चली गई हैं। तो एक तो हमारा इतिहास जो है वो इतना ओल्डेस्ट है, सिविलाइजेशन वो काफ़ी हमारा पुरातन है, और वहाँ से हमारी ज्ञान की परंपरा चलती आ रही है। फिर उसको अगर हम लोग बोलेंगे कि एक परिभाषा में रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मतलब ज्ञान की परंपरा की जो है इंडियन IKS जो हमारा है वो हम लोग उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। संजय जी। जी, अभी ममता जी ने बताया कि इसको हम बांध नहीं सकते हैं, सीमा ममता मिंज जी ने जो कहा कि हम इसको बांध नहीं सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये सीमाओं में बांधना तो उचित नहीं होगा किसी भी तरह, क्योंकि इसकी अपनी जो है काफ़ी तत्व है इसमें। एक तो लोक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, दोनों की धाराएं अलग हैं, लेकिन दोनों में समानता भी काफ़ी कुछ है। और जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो लोक परंपरा भी साथ चलता है, और शास्त्रीय या वैदिक परंपरा भी साथ चलती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मुझे लगता है परिभाषित करना जो है, एक स्ट्रक्चरल ये करना तो उचित जान नहीं पड़ता है, और लेकिन मुझे लगता है समावेशी तो होना ही चाहिए, और जो अलग अलग विषय हैं उन पे अंतर्निहित जो तत्व हैं उनका जो है उस पर शोध होना चाहिए, और जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको बताया जाए कि हमारी ज्ञान परंपरा जो है और कितनी पुरानी है, और क्या कुछ हमने जो है पूरे दुनिया को दिया है, चाहे गणित के मामले में हो, चाहे और अलग अलग विषय में हो। इस तरह हम जो है अपने आप को मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे लोक परंपरा और आधुनिक या वैदिक परंपरा जो कह रहे हैं एक साथ, लेकिन दोनों में कहीं टकराहट नहीं थी, कभी नहीं। अब टकराहट होने लगी है। पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो टकराहट होने लगी है दोनों परंपराओं में, और परंपराएं कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। इस पर आप बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे कि टकराहट की ऐसी कोई गुंजाइश दिख रही है। नहीं, टकराहट नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, टकराहट नहीं है, और अभी भी जो हम लोग अगर देखेंगे तो टकराहट नहीं है, क्योंकि ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें। अब अगर उसमें हम राजनीति की बात करेंगे तो बहुत चीज़ों में राजनीति वो कर देती है, लेकिन अगर ज्ञान, केवल ज्ञान, क्योंकि हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कि ज्ञान की चर्चा जो अगर उस पे अगर हम लोग टकराहट की बात करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे, एक जैसे अभी सर ने भी बोला बहुत अच्छे से कि उन लोग एक साथ मतलब समानांतर चलते रहे। फोक कल्चर भी है और फिर मॉडर्न कल्चर भी है, और उन लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं साथ में भी समानांतर भी चले हैं। अगर उसमें कुछ विरोधाभासी भी रहा है तो वो अपनाने की कोशिश की गई है। ज्ञान तो यही है। तो जी, जो एक पॉप कल्चर भी है, पॉपुलर कल्चर जिसको कहते हैं, उसमें नई चीज़ें काफ़ी कुछ आई हैं। तो मुझे लगता है जो परंपरा का विस्तार होता है और उसका वैश्वीकरण होता है, कई चीज़ें जो हमारे भारतीय परंपरा में है, और ऐसा देखा गया है कि वो विदेश में या कहीं जो साउथ ईस्ट एशिया के ये है, वहाँ भी उसका विस्तार देखा गया है।
तो पूरे वैश्विक स्तर पे जो है ये चीज़ें आपस में फलती फूलती हैं और एक दूसरे को मौका देती हैं सहज होने का, एक दूसरे को मौका देती हैं आपस में आने का। हम देखते हैं कि जो यूची ट्राइब या बाकी जो आए कुषाण के पीरियड में, वो कहाँ गए, कहाँ सम्मिलित हो गए, किस जाति में सम्मिलित हो गए, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हमारा ये इतना बड़ा समाज है और बहुत विविध है, तो मुझे लगता है कि जो है हमें एक बड़ी क्षमता है एक दूसरे को आत्मसात कर लेने की। आत्मसात करने में हम कहीं पीछे नहीं छूट जाएं, ये भी एक सवाल है। सुनता जी। जी सर, मेरा जो सोचना है, भारत जो है विशाल भूखंड है, उपमहाद्वीप है और बहुत सारी ज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, दर्शन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, इत्यादि बहुत सारे शास्त्र हैं। और जो परंपराएं हैं वो परंपराएं लोगों का समूह है, एक जो समूह है जिन्होंने उसका पालन किया, लोग अपने आप में आत्मसात हुए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में आगे आगे बढ़ते गए हैं और उनको लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं। और अगर हम आज की बात करें तो ज्ञान आपके जीवन शैली का एक आधार है और परंपराएं उसको आगे बढ़ आत्मसात होने के कारण उसमें लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो इसमें आज भी लोग अगर जीवन की विचारधाराओं का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वेदों से उठा के उन चीज़ों को, उनकी बातें करते हैं या फिर हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। तो एक महत्व जो होते हैं छात्राओं में, शिक्षक में, ये वहाँ से हम लोग आत्मसात करके समाज में आगे की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। और परिवर्तन तो नियम ही है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें क्या है कि जितने भी जो विशाल भूखंड है, चाहे वो ज्ञान के साथ हो और प्रौद्योगिकी के आधुनिक जो टेक्नोलॉजी अभी आ गई हैं उनके साथ, तो छात्र और शिक्षक दोनों ही एक कंफर्टेबल हो गए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ें, ज्ञान को किस तरह से एक नए आयाम पे लेके चले। तो शिक्षा उतना ही आज एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही करीब आ चुकी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि नई प्रौद्योगिकी के कारण में शिक्षा आपके द्वार तक आ गई है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, इनके थ्रू शिक्षक भी अपने पठन पाठन के कार्यों में एक सूचीबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। छात्र भी ई लर्निंग के थ्रू अपनी ज्ञान और आत्मविश्वास को और आगे अपेक्षा की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसा मतलब मैडम ने कहा अभी कि ज्ञान, शिक्षा और जो इंस्टीट्यूशन की बात की, शिक्षक और फिर छात्र की बात की, तो चूँकि हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम से हैं तो यहाँ पे जैसे सभी लोग जानते हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा को काफ़ी सम्मिलित किया जा रहा है। उसको कहा ही जा रहा है कि आपके सिलेबस कंपोनेंट में वो रहना चाहिए। और जैसे यूजीसी के यही कह रहे हैं कि नहीं था तब तो रखा जा रहा है ना। अच्छा, सर वो तो जीवन का आधार है, शिक्षा का आधार हमारा कहाँ से आया? नहीं था ना, ज्ञान परंपरा थी नहीं, तो ज्ञान परंपरा को नए सिरे से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। सर एक्चुअली स्थापित कर सकते हैं, पुनर्स्थापित दशकों से महसूस की जा रही थी कि उस चीज को समाहित करें हमारे शिक्षा प्रणाली में। इसकी कोशिश है और ये मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल में हम जो है इसके अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। जाएंगे डॉक्टर, आप कुछ पूरा करेंगे क्या? हो गया? नहीं, ठीक है। डॉक्टर सौम्या के यहाँ हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा के लिए एक बहुत बढ़िया बना हुआ था गुरुकुल, सारे आश्रम थे। आज़ादी के बाद और आज़ादी के दिनों में भी हमारे यहाँ कई मनीषियों ने प्रयोग किया इसका। महर्षि अरविंद ने प्रयोग किया, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया, आचार्य विनोबा भावे ने प्रयोग किया, जय जगत का नारा दिया, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रयोग किया। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए जहाँ ज्ञान बंटता था। लेकिन जैसे जैसे हम दीवारों के बीच आते गए वैसे वैसे ज्ञान खत्म हो गया, शिक्षा और रोजगार मूल रूप से जुड़ गया। पढ़ना इसलिए है कि पढ़ने के बाद पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो उसमें ज्ञान जो है, अभी भी जो वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई हो रही है उसमें ज्ञान से ज़्यादा डिग्री देने की बात हो रही है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो पता नहीं वहाँ से वोकेशनल कोर्सेज में कैसे जुड़ेगी ये चीज़ें और कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वहाँ आप ये बताइए पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कि क्या स्थिति है अभी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा मधुकर जी हमको यहाँ बुलाने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, भारतीय ज्ञान परंपरा आज इस पर इतना क्यों चर्चा हो रहा है? आज 21वीं शताब्दी में जब हम रोबोटिक एज में आ गए हैं, एआई टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्यों आज हम फिर से अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर आगे के पीछे मुड़ रहे हैं? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो विकास पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने अभी तक अपनाया, जो कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से प्रेरित है, जो कि एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मॉडल से प्रेरित है, जो कि भौतिकवाद के सिद्धांत से काफ़ी हद तक वो उसका आधारशिला है, उसको पूरे विश्व ने अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में एक प्रकार से एक होड़ लग गई कि हम मुक्त व्यापार व्यवस्था के द्वारा अपने अपने देशों में विकास ला सकेंगे, मानव विकास ला सकेंगे, मानव प्रगति ला सकेंगे। मगर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। आज जब हम अखबार उठाते हैं और जब हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रहा है या हिमाचल में बादल फट रहे हैं, पंजाब में बाढ़ है, विश्व के हर कोने में जिस प्रकार का जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो जो विकास पद्धति अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सही मायने में हमारा उत्थान नहीं कर पाई। पहला कारण ये है, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, एसडीजी गोल्स। अगर अब हमको अपने यूएन ने तो यह माना ना, यूएन ने यह माना कि उन्होंने ये जो उनका जो एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसको बदल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट किया। उन्होंने भी माना इस बात को कि यह जरूरी है, इसलिए कि हम मानव का जिस ढंग से विकास कर रहे हैं वह विकास अंततः अंधे कुएं की ओर ले जा रहा है। तब उनको लगा कि नहीं, सस्टेनेबल करना पड़ेगा। अभी सस्टेनेबल पर अलग से विचार करने का, अभी तो हम लोग ज्ञान परंपरा, तो ज्ञान परंपरा जो हमने आपको सवाल दिया, उस सवाल में जो आप बता रही हैं, आगे बताइए आगे क्या है। तो पहला कारण ये है कि आज अगर हमको सतत विकास लक्ष्य हासिल करना होगा है, तो वो प्राचीन पद्धति से नहीं हो सकता है। वो हर देश को पाश्चात्य पद्धति से नहीं होगा, वो हर देश को अपनी प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है उधर देखना होगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड वी नीड टू लुक विद इन। और फिर दूसरा कारण है पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन। तीसरा कारण है बढ़ता सोशल मीडिया एडिक्शन, जो कि आज हमारे युवाओं को बिल्कुल उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से उनको अपने जड़ों से उनको जोड़ें। और फिर उस संदर्भ में हम एक बार बस यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। बाकी लोगों ने बताया ही बहुत ही अच्छा से, उन्होंने इस पर अपना प्रकाश डाला है। हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारा दर्शन, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा है। हमारे कण कण में भारतीय ज्ञान परंपरा है। हजारों साल से जो इतिहास की जो एक यात्रा चली आ रही है, वो सब कहीं ना कहीं, अगर आप देखिए भारत जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज भी अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आज अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा का 3 भाग है: ज्ञान, विज्ञान और दर्शन। अभी आप लोगों ने कहा कि हम नॉलेज को डिफाइन नहीं कर सकते, ज्ञान को हम परिभाषित नहीं कर सकते। बात सही है। नॉलेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नॉलेज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। नॉलेज इज़ विद इन अस, जो कि संजय सर अभी कह रहे थे कि ज्ञान हमारे अंदर है। और स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी विद इन अस। और
शिक्षा वो ध्वनि है, वो स्वर है, वो पद्धति है जिससे कि हम ज्ञान को पहचानते हैं, उसको हम रियलाइज करते हैं। दूसरा जो भाग है वो है विज्ञान। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक आप देख लीजिए, भारत की जो सभ्यता है उसने कई बड़े योगदान दिए हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो एस्ट्रोनॉमी हो, वो ज्योमेट्री हो, वो इन्वेंशन ऑफ जीरो हो, डेसिमल सिस्टम हो, वो हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता की, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और तीसरा है दर्शन। दर्शन, जब हम दर्शन की बात करें यानी फिलॉसफी की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिलॉसफी को हम तीन तरह से, उसके तीन सूत्र हैं। एक है रिटन टेक्स्ट्स, जो भी हमारे जितने भी फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो अभी आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम लिया, श्री अरबिंदो घोष, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, या उनसे भी पहले जो एंशिएंट इंडियन थिंकर्स थे, उन सब के जो टेक्स्ट हैं वो सब हमारे सोर्सेज हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के। दूसरा है ओरल ट्रांसमिशन, और तीसरा है आचार व्यवहार, जो हम लोग अपने गुरुकुल सिस्टम की जो आपने बात की, हम अपने समाज में वो सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं। तो ये सब है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जहाँ थे, जिस ज्ञान परंपरा पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर बनने के पहले भी घर का सारा काम करके तब डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाना पड़ता बिल्कुल, था। बिल्कुल। और हमारी डॉक्टरी इतनी मुफीद थी कि नब्ज देख करके लोग बता देते थे, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे हकीमी हो, जो भी हो, वो नब्ज देख के बता देते थे। एक अनपढ़ महिला, एक अनपढ़ लड़की या एक अनपढ़ लड़का, अनपढ़ आदमी कोई नस दबा करके और दर्द ठीक कर देता था। हमारी ज्ञान परंपरा थी। और गुरुकुल में जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने क्लाइमेट की बात की, तो हमारे ज्ञान परंपरा में थी घाघ हुए हैं, जो मौसम के बारे में पूर्वाग्रह जो चीज़ें हैं उनके बारे में भांप लेते थे। वो बताते थे इस बार अनावृष्टि होगी या वृष्टि कम होगी, या मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, धन किस तरह होनी है। और हमारी जो माताएं बहनें थी, दादी नानियों के बारे में कहना चाहूँगा, जो उनके पास जो है सैकड़ों गाना जो वो संस्कार के, विवाह के इत्यादि के थे, और वो अपनी नानी दादियों से ग्रहण करते हुए आज तक वो चला आ रहा है। तो निश्चित श्रुति परंपरा की बात मैडम ने की। श्रुति परंपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर श्रुति परंपरा नहीं हुई तो हमारी ज्ञान परंपरा यहाँ तक नहीं बढ़ती। और हमारे जो उन्होंने मनुस्क्रिप्ट की बात की, पांडुलिपि की बात की, मुझे लगता है आचार्य विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे, उनकी जो अर्थशास्त्र है, उनके बहुत सारे जो अध्याय ही नहीं मिलते हैं। कुछ जो है शाही दरबार में मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं देखता हूँ जो वेद इसकी बात है, उसमें कई चैप्टर्स जो है बाद में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो चीज़ें जब श्रुति परंपरा में है तो क्या होता है, जो शिष्य है उसका ये फर्ज बनता है उसको जो है इम्प्रोवाइज करे, और होता आया है। और ये हमारे ज्ञान परंपरा में है, ये चीज़ें बनती है। अभी भी जो है, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हूँ, हमारे यहाँ क्रिटिकल एडिशन जो है पिछले 40 साल से हम लोग कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, और ये बड़ा एक्सटेंशन होता है चीज़ों का। और जी आपकी बारी है जी। किस हाँ जी। जो बातें हो रही है उसमें आपको कुछ ऐड करना है क्या इसमें? देखिए, हम लोग गुरुकुल से जो चले, हाँ, तो गुरुकुल में और आश्रमों में जो शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर कृषि की भी शिक्षा होती थी, आयुर्वेद की भी शिक्षा होती थी, तीर धनुष चलाने की भी शिक्षा होती थी, लड़ाई लड़ने की भी शिक्षा होती थी। अब हमारी शिक्षा आगे जब डिग्रियों में बंध गई, तो ये डिग्रियों के पहले भी अगर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को देखें हम, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में सारा कुछ A to Z चीज़ें जुड़ी हुई थी कि आपको कहाँ से कैसे चलना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर, या बाजार का दबाव पड़ता गया, या वैश्विक दबाव पड़ता गया, जो भी हो, या हमने मान लिया कि बिना अंग्रेजी के हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, उसके चलते पूरा मेडिकल साइंस, चूँकि हमने पश्चिम से ले लिया, सारा का सारा अंग्रेजी में समझने में, बुझने में। और अब तो हालत यह है कि अब कहते हैं कि नब्ज देखे बगैर आप बीमारी बताते जाइए और लोग लिखते चले जाते हैं। ये 50 तरह की जाँच कराएंगे, लेकिन वो आयुर्वेद जो था वो अभी भी नब्ज देखता है। और आज भी जो पुराने डॉक्टर हैं एलोपैथी के, वो नब्ज देखते हैं। और एक जगह कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा था फिजिशियंस का, उन्होंने पूछा डॉक्टरों से कि आप नब्ज देखते हो क्या, जीभ देखते हो क्या, आँख का रंग देखते हो क्या, नाखून का रंग देखते हो क्या? सबने कहा नहीं। लेकिन हमारी उस ज्ञान परंपरा से
बीमारी का पता चलता था जी कि बिल्कुल। क्यों नक का रंग बदला है, क्यों हमारे आँख का रंग बदला है, नब्ज क्यों तेज चल रहा है, नब्ज धीमा क्यों चल रहा है। तो जो हमारे पास अचूक ज्ञान था वो अचूक ज्ञान कहीं ना कहीं छूट गया। हमको उधर लौटना है, उधर लौटने के लिए नए सिरे से हमको कोशिश करनी है। कि मुझे लगता है जो पुरातन और नव में दोनों में एक जो ऐसी स्थिति तालमेल होनी चाहिए कि एडेप्टेबिलिटी हो। आप एकदम Adaptability तो रहेगी ही, एकदम सीरियस से हम नकार नहीं कर सकेंगे Adaptability तो जो रहेगी। चीजें आ रही हैं, और हमको उनके बीच में जो है ऐसा कुछ ये करना होगा ताकि दोनों चीज बनी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये सीखने की बात है। नहीं, और ज्ञान तो बढ़ता हमेशा रहता है। सीखने के लिए जी, होता सतत है। ज्ञान- ये निरंतर ज्ञान तो है। सीखने के अभी लिए। अभी जो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर ज्ञान परंपरा में अगर मैकाले की बात ना करें तो बिल्कुल अलग है। जब 1835 में मैकाले ने नया शिक्षा प्रणाली घोषित किया तो उन्होंने दो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय बौद्ध विहारों में, मंदिरों में या राज्य आश्रित जो शिक्षण संस्थान थे या गवर्नमेंट राज्य आश्रित और गवर्नमेंट दोनों से आश्रित थे, उनका फंड बंद करो और जो कोर्ट में जो काम हो वो सारे अंग्रेजी में ही हो। इस तरह बहुत सारी चीज़ के कुठाराघात वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद 190 साल के बाद जो है लगभग हम लोगों ने 4 शिक्षा प्रणाली जो है किया, ये 2020 में किया। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है, काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी तो हम लोग ज्ञान पर बात मैं करें फिर जैसे- क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर बात मुझे हाँ, जी। ये भी लगता है जैसे झा सर ने अभी बोला कि किस तरह से मैकाले का जो शिक्षा नीति उन्होंने किया था और कैसे कुठाराघात किया, जो इतिहास में उस तरह से बातों बंद करा दिया गया, जो कि हमारा परंपरागत वहाँ से शिक्षा का प्रसार होता था, शिक्षा पे काफ़ी रिसर्च होते थे और गुरु शिष्य की परंपरा चलती आती थी। और इसके बाद भी हम अगर देखें तो जो कॉलोनियल सेटअप जो बना, मतलब वो उतने 100 वर्षों तक ब्रिटिश राज था और कॉलोनियल सेटअप अभी भी हम लोग उस सेटअप से उभर नहीं पाए हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि क्या प्रयोजन है कि हम लोग फिर से उसको ले मैकाले का रहे तो थ्योरी ही था कि हमको नौकर बनाना है और उन्होंने नौकर बनाया। हम सारे नहीं, लोग वो उसमें शामिल बनाया। हो और गए। इसके अलावा ठीक है भी हिस्ट्री में भी जितनी भी हिस्ट्री लिखे हैं, जो हमारा हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से अपनी हिस्ट्री को लिख रहे हैं। तो इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी गई वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि उसमें वो चीज़ों को दिया गया जो कि वो चाहते थे, जिन्होंने लिखा है। और लिखा किन्होंने था? वो बाहरी लोगों ने। हम लोगों से राय या हम लोगों ने भी जब उसको फिर आगे बढ़ाया तो हम लोगों ने भी उसको चेक करने का कोशिश नहीं किया कि हाँ उसको ये थोड़ा मुझे लगता है अतिशयोक्ति इनको पहले सुन लिया संजय जी, जी, इनको हाँ, पूरा कर मतलब कि लीजिए। चेक करने का कोशिश इन द सेंस जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो राइटर्स ने लिखी हमारे इतिहास के बारे में, और उस पर फिर और विवेचना या और जो शोध होने चाहिए वो फिर बाद में फिर आई। लेकिन तब तक कॉलोनियल सेटअप जिसको बोल सकते हैं आप, और उस सेटअप में हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिजिनस पीपल हम लोग हैं, सारे भारतीय हैं, लेकिन फिर उसमें आ जा रहा है आर्यन इन्वेशन आ जा रहा है, एक और थ्योरी इस तरह से लाई गई। तो ऐसी चीज़ें लिखने और इस तरह से उसको फिर अग्रसित करने के चलते उस पर, और एक जो कॉलोनियल माइल सेटअप जो हुआ ना, वो काफ़ी प्रगाढ़ था, जिसको कि ब्रेक करना वो या तो लोगों ने कभी डेयर नहीं किया उस चीज़ को, या अगर किया भी तो उन लोगों के पास सही से एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं हो पाए थे, सपोर्ट नहीं कर पाया उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें भी रहीं जिसके चलते कि आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि वो खोई हुई नहीं थी, एक तरह से वो याद दिलाया जा रहा है कि हमें फिर से देखना है और उन सारे चीज़ों को फिर से डॉक्यूमेंट करना है। मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ी आपत्ति है इस पर कि उन लोगों ने रिसर्च नहीं किए, तो उस पर बाद में बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बोलना है तो फिर हम आपके पास लौटेंगे। पहले संजय जी को सुन लेते हैं, उनकी आपत्ति मैं ये क्या कह है। रहा हूँ कि जो है अपने भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इसके बाद तो थोड़ा बौद्धिक विमर्श में और ये विद्वानों में थोड़ा आलस्य का भाव था और द्वंद्व में फंसे हुए थे, मुझे ये भी लगता है। तो कई चीज़ें जो है सो हाँ जी, बौद्धिक द्वंद्व भी थे, तो कई चीज़ें जो है उभर के नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्होंने जो भाषा पे जो काम किया वो अपने आप में अद्भुत है, उससे इतर जो है अभी काम दिख नहीं रहा है। उसके बाद मुंडारी भाषा पे जो इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई है वो अपने आप में अद्भुत है रिसर्चर के लिए। इससे इतर देखने की बात है, इसके आगे क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ है,
तो ये हमारा जो है एक तरह से हम अपनी गलती हमें माननी चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ सके। एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूँगा कि मैं पौंडीचेरी में था रीजनल डायरेक्टर, तो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी में उनके पास जो है 5,500 मैन्युस्क्रिप्ट है, और सारे भारतीय तमिल और संस्कृत में है और कन्नड़ में है, और जितने भी पहले उनके पास थे हजारों उन्होंने नेशनल बिब्लियोथेकी पेरिस में भेज दिया संरक्षण के लिए और वहाँ रखने के लिए। तो वहाँ के जो इंडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ साहब हमारे यहाँ 30 साल पहले यूरोपियन विद्वान आते थे और हमसे संस्कृत के टेक्स्ट के बारे में जानना चाहते थे, जानते थे और चले आते थे। अब उन्होंने क्या किया है, उस समय भी भारतीय विद्वान हमारे पास नहीं आते थे, और अब उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है कि किसी क्लासिकल टेक्स्ट को जो है खुद ही कर लेते हैं अपने आप, भारतीय विद्वानों के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, आप देखिए ना भाई, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने लोग आते थे, आपके जेएनयू में कितने लोग आते थे, बीएचयू में कितने लोग आते थे, गांधी दर्शन में कितने लोग जाते थे। अब सबसे अधिक संख्या विदेशियों की हुआ करती थी। बिल्कुल ये भी हमारे यहाँ अभी भी है। और जैसे कि अभी झा सर ने अभी बोला, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका जो कि हॉफमैन ने उसको लिखा था, काफ़ी वॉल्यूमस है वो, लेकिन फिर उसमें भी अगर हम जाते हैं तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने जो समझा या जो वो बताना चाह रहे हैं, तो अब क्या होता है रेफरेंस में हम लोग, हाँ, उसको हम लोग क्या ना रेफरेंस में लेते हैं। और क्या है, जो एक जा करके फील्ड में जा करके वो 15-15 साल तक, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक उसका कोई वो मतलब लिमिट नहीं होता था, और तब जाके उन लोग रिसर्च करते थे और तुबलाते थे। तो ये हमारे तरफ से भी ये भूल हुई है, हमको मानना पड़ेगा इस चीज। गाइड हो गए, मतलब हम लोग मानना तो पड़ेगा, तभी तो आज बहुत तरह से प्रभावित हुए हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, राहुल संस्कृतांगी जी हर कोई परिचित है, बिल्कुल। और वो जो है वो जब वहाँ थे तिब्बत में, तो कितने कष्ट से उन्होंने कई दर्जनों खच्चर पे वो लाद के लाए, मनुस्क्रिप्ट लाए, थंका पेंटिंग लाए, उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय को दिया, पटना म्यूजियम को दिया, और हाल में मतलब पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से सरकारों ने या क्यूरेटर्स ने सुध लेना शुरू किया। अभी जो पांडुलिपि है उस पर काम नहीं हुआ, वो छपे नहीं है, अभी तक प्रकाशन नहीं आया है। प्रकाशन में कितने बड़ा काम कहने में अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में आप चले जाएं, एक में भी पुस्तकालयों की स्थिति आप सही अगर पा जाएं, एक में भी हम कह रहे हैं, अपवाद हर जगह होता है, हम अपवाद भी छोड़ दे रहे हैं। ये सच्चाई है सर। तो वहां जाता ही नहीं, धूल की परत। हम कई बार कोशिश किए तो बोला कि जाइएगा तो इतना छींकने लगेगा कि बीमार पड़ जाएगी। नहीं, तो हम लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि क्यों हम लोग अपना भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों भूले। हम एक राजनीति के छात्र हैं और हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब भी किसी देश पर कोई बाहरी शक्ति जब आक्रमण करता है, तो सबसे पहले आक्रमण करने के बाद उस देश का जो साहित्य है, उस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका जो विरासत है, वहाँ के जो पुस्तकालय है, वहाँ के जो संग्रहालय हैं, उसको सबसे पहले नष्ट किया जाता है। अफगानिस्तान में जब तालिबान शासन आया तो सबसे पहले उन्होंने बामियान बुद्धास का स्टैच्यू को नष्ट किया, वहाँ के सारे पुस्तकालय खत्म किए। उसी तरह से बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनिस की जो सरकार आई, सबसे पहले उसने जितने लाइब्रेरीज थे, म्यूजियम्स थे, वहाँ पे जो आर्काइव्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उसको ख़त्म किए। हमारे यहाँ भी वही हुआ, जो भी इन लोगों ने सभी लोगों ने मैक्यूले सिस्टम की बात की। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर थोपी, और हम इस प्रकार से उस अंग्रेजी भाषा के गुलाम बन गए, इसलिए क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा हमको नौकरी दे रही थी, हमको रोजगार दे रही थी। तो हम जब ये बात कर रहे हैं कि क्यों हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को भूले, हम क्यों पाली को भूले, प्राकृत को भूले, संस्कृत का विभाग बंद हो रहा है हर जगह, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चे कम हो रहे हैं, क्योंकि इन भाषाओं के द्वारा रोजगार के अवसर बहुत सीमित हो गए हैं। और उसका भी कारण है, कारण ये है कि आज हमारा देश और विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक शक्ति के कारण कुछ देशों का भाषा पूरे विश्व में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिंगुआ फ्रैंका बन गया। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। और अगर आपको अपनी ज्ञान परंपरा समझनी है तो आपको अपने स्थानीय भाषा को पकड़ना होगा, और स्थानीय भाषा में रोज़गार जब तक आप नहीं संचार करिए, रोज़गार के अवसर, बच्चे वो भाषा नहीं पढ़ेंगे,
क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं है उसका। एक चीज़ है, आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में रोजगार की उतने ही संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि आप वहाँ के ओरिजिनलिटी छोड़ के फिर आप दूसरे राज्य नहीं जाए, क्योंकि ये हर राज्य के साथ ऐसा है। जब आप पीपल माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो दूसरी संस्कृति पकड़ रहे हैं, नहीं वो सिर्फ रोजगार प्रभावित ही होते कारण जा है। नहीं कई रोजगार ही चीजें कारण एक दूसरे को नहीं, पोषित भी करती हैं। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे जापान में, इंग्लैंड में, वहाँ के जो शिक्षाविद वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि बच्चे उनके शुद्ध जापानी नहीं बोल पाते हैं। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया संस्कृत में, इंग्लैंड में वो कहते हैं हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। और जो अभी जो व्हाट्सएप वगैरह है उसकी ऐसी भाषाएं विकृत हो गई हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, बाकी भाषाओं में, वो इतना घालमेल हो गया है कि प्रबुद्ध लोगों को समझ नहीं सकेंगे। आजकल बच्चे समझ लेंगे, हमारे आपके सबके लिए समझना मुश्किल है। तो सब जगह चिंता व्यक्त की जा रही है, जो हम पुरातन की ओर लौट रहे हैं, उन पक्षों को देख रहे हैं, कैसे उसको पुनः स्थापित और पुनः जो जागृत किया जाए। हम आज एक कलेशित समाज में रह रहे हैं, जहाँ पर पाश्चात्यकरण के कारण हमारे समाज, हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है वो पूरी तरह से उनके गलत प्रभाव के कारण हम अपना सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान हमारा धर्म है। जब हमें अपने धर्म का एहसास होता है कि हमको क्या करना सवाल है कि चाहिए, धर्म क्या है, एथिक्स, राइट एंड रॉन्ग, नहीं, क्या सही धर्म जो है, धारण करे वो धर्म है। ये अगर होता ना तो ये विसंगति तो आती ही ये नहीं। डर जब तक नहीं होगा हमारे धर्म का अंदर मतलब उस कि चीज से ये जो मेरा किया गया, धर्म धर्म है, का कभी- हमको ये कदापि करना उसका है, मतलब धर्म नहीं। है, ये मेरा कर्म है, और इसी से हमारा लेकिन सब सही कुछ और सही गलत होगा। को लेकिन फिर भी संचालित ये करने से धर्म का धर्म- जो इतना मतलब ब्रॉडर मीनिंग जो है वो भी तो हमारी ज्ञान परंपरा से ही। अदरवाइज जी। अगर धर्म बोलेंगे तो फिर धर्म मतलब रिलीजन आएगा। वो धर्म जब मतलब वैसे- रिलीजन, और सिर्फ ये कहना है मतलब आप आप belief सही system और में आप गलत को लाइएगा, संचालित नहीं कर लेकिन रहे हैं। यहाँ धर्म धर्म यहाँ पे धर्म के काफी मीनिंग आ जाते हैं, तो इससे भी हम लोगों को है यहाँ हमारे पे मनुष्य बुजुर्ग धर्म जो कहते है हैं धर्म ना, पढ़ाते मनुष्य धर्म थे, है। बुजुर्ग जो है धर्म हमको का भी ज्ञान खास देते थे, दायरे धर्म में क्या खांचे में देखते हैं। है, नैतिकता क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमको धन जो जो सिखाया है वो जाता हमको था। बाहर से चमका रहा है। धन जो भौतिक तो समाज इसलिए, में धन के पीछे लोग भाग रहे हैं, वो हमको बाहर से चमका रहा है। जबकि अगर हम धर्म के आधार पर चलेंगे तो हम अंदर से चमकेंगे सही मायने में, तब जाके हमारा उत्थान होगा। नहीं, एक फिलॉसफी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू मैथोलॉजी को देखिए, कोई जीव नहीं है जो पूजा नहीं जाता हो और उसके पूजने के कारण नहीं हो। बिल्कुल इसी मैथोलॉजी में गोबर जो छूते हुए लोगों को परेशानी होती है, उस गोबर से ही गौरी गणेश बनते हैं। क्यों बनते हैं कभी किसी ने सोचा नहीं। एक घड़ा रखा जाता है, उस घड़े में पानी रखा जाता है, उस घड़ा रखने का क्या मतलब है। एक पालो रखा जाता है, उस पर नहलाया जाता है। जो सारी चीज़ें हैं पुरानी, वो फिर याद दिलाई जाती हैं। उसके पीछे क्या है कोई बताता नहीं है। सब रिचुअल्स बन के रह गए हैं कि ठीक है इतना कर देना है, बात खत्म हो गई। हम वह होने का क्या मतलब है, उसके करने का मतलब क्या, क्यों जोड़ा गया इन चीज़ों को। ये तो है बात सही कि हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें एकदम मैकेनिकल तरीके से करते हैं कि वो किया जा रहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं उसको। उसके पीछे का जो कारण है उसको हम लोग मतलब जानना भी नहीं चाहते हैं और समझना भी नहीं चाहते। उसका माने भी और तलाशते उसमें नहीं है ना उसमें भी शॉर्टकट फिर हो जाता है कि दर्शन करना है तो ठीक है, वो हम लोग तो इस कारण से मुझे लगता है कि पीढ़ी दर आज के पीढ़ी जब शिक्षा में बदलाव हुआ तो यहाँ जस्ट शिक्षा एक इंफॉर्मेशन बन के रह गई। आप उसके पीछे के तथ्य के बारे में किसी ने बात ही नहीं करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिहाइंड द रीज़न किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन होते गया, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है। हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये होता था, रेफरेंस यहाँ से है, हम लोगों ने रेफरेंस उठाया और मैं उसे बता दे रही हूँ। लेकिन वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उस पर हम लोगों कभी विचार कर ही नहीं पा रहे हैं। इवन आने वाले जो जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो भी उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो भी इतने प्रभावित हो चुके हैं जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके कारण, और अभी जिस तरह का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया है उसके कारण लोग शॉर्टकट करियर ओरिएंटेड देखना चाह रहे हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि अभी जो ज्ञान परंपरा जो अभी शिक्षा नीति में इसको बिल्कुल जोर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई जो आपने कहा अभी कि क्यों ज़रूरत पड़ी
तो ये है जो हम लोग भूल गए हैं और बिल्कुल उसके मीनिंग को हम लोग नहीं समझ पाए हैं। तो इस कारण से जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है और उसमें हम लोग जो ज्ञान परंपरा को एक कंपोनेंट के रूप में, इसमें भी मैं इससे पहले बोलना चाह रही थी कि यूजीसी ने ये कहा है कि आप जो भी आपके स्ट्रीम है, सब्जेक्ट हैं आपके, आप उसमें जो भी कंपोनेंट आते हैं जिसमें जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या पॉलिटिकल साइंस, अभी मैडम पढ़ा रही हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में भारतीय परंपरा किस तरह से पॉलिटिकल साइंस को लेती, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो उसी से ही आया है एक तरह से, जो हम लोग वो ज्ञान परंपरा से ही आया है। तो इस तरह से मुझे लगता है ये काफ़ी मतलब वेलकमिंग एक स्टेप है शिक्षा नीति में खास करके। और अभी कोई भी जैसे होता है, कभी भी ज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेने के लिए भी एक माध्यम होना ज़रूरी होता है। तो अभी जिस तरह से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके चलने की बात की जा रही है, उस पर बहुत सारे अब किताबें लिखी जा रही है, चर्चाएं हो रही है। आज शायद हम लोग उसी का कारण है कि जो आज हम लोग बैठे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। और जब चर्चा हो रही है तो फिर वो आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही देगी या कुछ अच्छा होगा उस पे। चर्चा ही नहीं होती, इसीलिए तो ज्ञान परंपरा बंद हो गई ना। चर्चा हो तो ज्ञान परंपरा चलती रहेगी। संवाद बहुत जरूरी है। संवाद तो हो ही रहा है, लेकिन मैं ये बोले कि इसीलिए मैंने गार्गी का जो नाम लिया और जो विदेह का नाम लिया। जब गार्गी पहुंचती है तो ये छुप जाती है, बड़े वो अस्तित्व तो दिखता नहीं है। जनक कहते हैं तो छुप छुप के क्या करिए, बात हो रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल मंडन मिश्र का चलता रहता है। हमारे यहाँ देखिए ना भाई, हमारे यहाँ कोदो मड़ुआ गायब हो गया और हमारे पूर्वज इसलिए बोलते थे कि पानी कम होता था। वो ज्ञान परंपरा है ना भाई। हम बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना लिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना लिया, वहाँ जा कह कि ये वाला लगा वो वाला लगा, हो ही नहीं रहा। होता तो कीड़ा लग जाता है, खाद और कीटनाशक के बिना होगा नहीं। और वो उनका उसी से हो जाता, उसी खेत से निकल जाता था। कितना हो पानी पड़े घोड़ा धान निकाल लेते थे, पानी नहीं बरसे मड़ुआ निकाल लेते थे। अब हम मड़ुआ की तरफ लौट रहे हैं, कोदो की तरफ लौट रहे हैं। पहले छीन लिया अब हम कह रहे हैं कि भाई मल्टीग्रेन्स जो है हमारे लिए और पूरे झारखंड का कल्याण, ये कुपोषण झारखंड से कंप्लीट खत्म हो जाएगा अगर हम पुरानी ज्ञान परंपरा के तहत कृषि पर लौट जाए तो। नहीं, मुझे लगता है ये सभी क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में इसी तरह। लेकिन वहाँ वैज्ञानिक कहते हैं कि भोजन हम नहीं दे सकेंगे उतना। हम लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि जो हम लोगों को दिया गया, जो मैं तो इसका लौटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लौटना बैक करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए चीजें जो बढ़ती रहती हैं उसमें एक्सटेंशन होता है, उसमें कंडीशन उसके साथ कैसे ऐड किया जाए, ये बहुत खराब हो रहा है हमारे साथ। तो चीजें जो एक्सटेंशन होता है, चीजें उसमें आती हैं, कुछ छूट जाती हैं। इसी तरह विस्तार तो होता है। हाँ, विस्तार तो यही विस्तार का प्रकृति का विस्तार में छूट नहीं जाए कंप्लीटली। यहाँ तो छूट गया ना, फिल्टर हो रहा है ना, फिल्टर तो हो ही रहा है और फिल्टर बड़ा आवश्यक है। कुछ चीजें जो उनको लग रहा होगा हमारे पिताजी दादाओं को ये जो हो रहा है उचित नहीं है, इसमें गुंजाइश है, इसमें फिल्टर करने की गुंजाइश। उनकी गुंजाइश नहीं है, आपने दबाव दिया कि ये वाला लगाओ। आपने उनको मरुआ बोने दिया रहता तो झारखंड में कुपोषण नहीं होता। आपने उनके खेत में अगर कीटनाशक नहीं डाला होता तो उनको मछली मिल जाती, प्रोटीन मिल जाता, पूरा का पूरा कुपोषण नहीं आगे है। ये ज्ञान परंपरा की हम बात कर रहे हैं। हमारे हमसे आगे कितने अमेरिका बाकी कंट्री है कि हमारी जो हल्दी है उसको उन्होंने पेटेंट कर रखा है। ऐसे बहुत सारी चीजों करा रखा है। मैं आलस्य की बात की ना, एक चीज बौद्धिक आलस्य हम लोगों में आपस में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो जनक हैं वो एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, हैंस जे मॉर्गन था। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जन्म या इसकी शुरुआत जो है वो 1909 में हुई थी। इसलिए मॉर्गन थाओ को फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। ये वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से है। हम भी जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो फाउंडेशन दिया गया है, इसकी जो आधारशिला रखी गई है, वो एक अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, हैंस जे मॉर्गन थाओ। मगर अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़िएगा जो कि 4th सेंचुरी BC में आया था, उस वक्त कौटिल्य ने साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स पर एक बेहतरीन किताब लिखा है। और कौटिल्य का जो किताब है, जो टेक्स्ट था, वो गायब हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से किसी मना कर कुछ इधर उधर पूरे तो मिले ही नहीं है। उनके जो व्यूज थे, उनके व्यूज को मॉन्टेस्क्यू एक यूरोपियन स्कॉलर थे, वो लेकर आगे गए। फिर मैकाइवली लेकर आगे गए।
तो कौटिल्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र के जो फिलॉसफी है, थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज किसने है, गायब कर दिया था उससे उसको? सवाल तो ये है ना inspired भाई। ये सब पॉलिटिक्स है जो हमने अभी आपको कहा ना, किसने गायब कर दिया? इन्वेजन। और ये कब मिला? 1905 में मिला। नालंदा में जो एस विश्वविद्यालय में आग रामशास्त्री। लगाई गई सर, आग लगाई गई, तो पॉलिटिकल और उसमें जो है 3000 टैबलेट्स मिले, वर्ड की टैबलेट्स मिले, और जो चाइना से, तिब्बत से स्कॉलर आते थे और अन्य कंट्री से आते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग होती थी बकायदा। उसमें क्या होता, मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी। अब वो परंपरा खत्म हो गई, तो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपिंग तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ठंका पेंटिंग जो अभी भी रखी जाती है, आप बुद्ध विहारों में देखिए, हजारों हजारों मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है, बड़े तरीके से रखी गई है। तुलसीदास जी भी जब रामायण लिखे थे तो कई उनके साथ जो पंडित थे वो उनके उस किताब को चोरी करने का बहुत बार प्रयास किए थे। तो ये तो पॉलिटिक्स है, नॉलेज का, ज्ञान का, ये राजनीति है। नहीं, और सरकारों हमको की अपने- जिम्मेवारी तो ये बनती है ना कि इन चीजों को सहेज करके बिल्कुल रखें, बिल्कुल। ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीख सकें। ये हाँ, सरकारों की तो जिम्मेवारी बनती है। 1905 में नहीं, एस केवल सरकार रामशास्त्री पे आए, मुझे नहीं लगता और कि उन्होंने- सरकार पे ही केवल हम लोग जिम्मेदारी नहीं, था। सरकार ये की हम लोग जिम्मेदारी का सबसे ज्यादा है। जिम्मेदारी ये हमारा सरकार भी की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा है। सरकार के ही अंदर विश्वविद्यालय है, सरकार के अंदर ही स्कूल्स हैं। हाँ। गांव के जिन लोगों ने किया, जिस हम देखिए, साहेबगंज की मुझे- परंपरा को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है साहेबगंज कि- में अगर वहां लोगों ने नहीं बचाया होता तो कब का खत्म हो गया होता, पता ही नहीं चलता। नहीं है, वहां के लेकिन लोगों ने मुझे- बचाया, सही। बाद में सरकार ने जो बचाया, सरकार के बचाने में अब खत्म होने का खतरा हो गया है कि सरकार सिर्फ शामिल हो गया, आदमी गायब हो गया, आम आदमी गायब हो गया। वो अगर जुड़ा रहेगा उसके साथ तो वो बचा रहेगा, नहीं तो सारे फोर्सेस उठा कर लेके चले चले लोग कहीं, सही बात है। तो ये तो है बात। है ना जी। आप अपना हाँ सर, तो वही हम कह रहे थे कि फिर 1905 में एस रामशास्त्री, एक तमिल स्कॉलर हैं, उनको वो लीफलेट्स मिला, पाम लीफलेट्स पर था वो सारा लिखा हुआ, और संस्कृत में लिखा हुआ था। संस्कृत से वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किए। 2 साल लगा, 2 साल कुछ महीने लगे, और उसके बाद से हम लोग जितने भी स्कॉलर्स हैं, हम लोग ये प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्गनथाउ इज नॉट द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कौटिल्य इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मगर जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं वी डू नॉट एग्री विद दिस। उन्हें नहीं एग्री हो गया, एग्री होने क्यों? में समय क्योंकि लगेगा। उनका कहना है कि भारतीय जो है डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमजोर जी, है। जी। दे डू नॉट कहते हैव एन आइडिया ऑफ टाइम Yes, एंड yes. स्पेस। और आज जब हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें कि इसको हमको फिर से आगे लेके चलना है, तो पहले जैसे देखो ना। आईना है, आईना पे धूल जम गया, अब उस धूल को हटा के अपने आप को फिर से देखना है, तो उनका कहना है कि क्या आप हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे? क्या आपकी हिंदी भाषा, आपकी जो संस्कृत भाषा है, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, आसामी में जो आप लिखिएगा, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स के लेवल पर होगा? क्या आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाइएगा? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे इंडस स्क्रिप्ट है, काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक डेसिफर नहीं हुआ है, और हमारे सेंट्रल इंडिया के जो गोंड हैं और बाकी कई लोगों ने डेसिफर किया, उन्होंने पिक्टोरियल बताया है, लेकिन ये आलस्य है, हम स्वीकारते ही नहीं है। जब तक कोई विदेशी उसको ये अटेस्ट नहीं करे, विदेशी नहीं कहेगा, तब तक मान ही नहीं रहे। हम ज्ञानी जबकि नहीं हमारे मानते हैं। लोग जो हैं करके बैठे हुए इंडस स्क्रिप्ट को डेसिफर करके बैठे हुए हैं, संजय और जी- आदिवासियों ने किया है वो, लेकिन पता नहीं हमें क्या। ज्ञानी होने के लिए जरूरी है कि उस तरह का वस्त्र पहनिए, तमाम तरह के सूट, और वो कितना वो अभी पहनते हैं तमिलनाडु उसको- के नहीं तो ज्ञानी चीफ कहाँ है? मिनिस्टर ने कहा मैं 1 करोड़ डॉलर देंगे कोई डेसिफर कर ले तो। व्हाट इट मीन, हमारे लोग करके बैठे हुए, आप उसमें चिंतन तो कीजिए, मीटिंग तो बुलाइए, चलिए सेमिनार तो कंक्लूड बुलाइए। कर रहे हैं, बताइए, कंक्लूड करना है हमको, बताइए, आप ही कंक्लूड करिए। कंक्लूड तो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा काफ़ी रिच है वो, और अभी हम लोगों को जैसे 2-3 सहेजना पॉइंट जो उसको है ज़्यादा जरूरी उसको है। सहेजना, और जो हमारा आलस्य है, जो रिसर्च बेस्ड हमें होना चाहिए, उस पे हम लोगों को यूनिवर्सिटी को मैंने कंपेल करना होगा कि उसको रिसर्च बेस्ड थोड़ा सा उसको हाँ, आगे उसको लेके रिसर्च बेस करना पड़ेगा। और अभी जो ये मुखर होकर के जो आ रही है भारतीय ज्ञान परंपरा और उसको आगे ले जाने की, तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। अभी जैसे आपने बोला कि सरकार की भी आपको कुछ छूट जिम्मेदारी गया हो तो बनती बता है। दीजिए। हाँ, हम 2 पॉइंट बस इसमें ऐड करेंगे, बस कुछ सेकंड्स में। हाँ, कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, और आज के युवा वर्ग को कन्विंस करना कि भारतीय ज्ञान परंपरा से ही उनका उत्थान होगा, इसके लिए सरकार को भी बहुत इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जो है तीसरा या चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है, और एजुकेशन पर जो हमारा परसेंटेज है जीडीपी का वो बहुत कम है। बहुत कम। तो फंड्स एलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा एक जो हमेशा सस्पिशन से बच्चे देखते हैं कि यही भारतीय ज्ञान परंपरा है ना जिसने अनटचेबिलिटी को इनकरेज किया था, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है ना जिसने वुमेन के स्टेटस को डाउनग्रेड किया था। तो उनको ये समझाना होगा कि ये दूसरे कारणों से था, ये फॉरेन इन्वेजन्स के कारण। वहाँ तो गार्गी भी है, गार्गी हाँ, तो किसी ने रोका नहीं बहुत सारे उदाहरण है, तो उसको उजागर करना होगा। सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कंटेंट क्रिएट करना होगा आज के युवाओं के लिए, वो बहुत अब वो सरकार ही कर सकती है और कुछ बुद्धिजीवी जो है वो कर सकते हैं। जो कंटेंट क्रिएशन है सोशल मीडिया उसको करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हमारे जो युवा हैं पता नहीं किस धारा में बहे चले जा रहे हैं। भारतीय लोग और भारत विश्वगुरु था, और विश्वगुरु अगर बनना है तो विश्वगुरु इसलिए था कि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध थी जिसका कोई सानी नहीं था। और आज हम फिर से विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा से तमाम चीज़ों को अपने में समाहित करते हुए आगे बढ़ें, और यह जिम्मेदारी समाज की है, यह जिम्मेदारी सरकार की भी है। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। बैठे।